जब आप पॉपकॉर्न खाने जाएंगे तो उसके टेस्ट से ज़्यादा शायद जीएसटी की याद आएगी। सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचने जाएंगे तो जीएसटी का डर सताएगा। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन मुद्दों को लेकर जो फैसला हुआ और जिस स्वरूप में लोगों तक इन फैसलों की जानकारी पहुंचाई गई, उसने एक जीएसटी विरोधी लहर सी पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी बुद्धिजीवी लोगों की तरफ से। ऐसा लगने लगा है कि जीएसटी को हम गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने चले थे, लेकिन शायद ये गब्बर सिंह टैक्स बन गया है। लेकिन ये क्या परसेप्शन जीएसटी को लेकर धारणा सही है? जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम क्यों नहीं देखते कि जीएसटी से पहले क्या हाल था। राज्यों में अलग अलग 495 तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती थी, जो अब सिमट कर महज 12 रह गई। जब हम जीएसटी की आलोचना करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि कई सारे प्रोडक्ट, गैर ब्रांडेड फूड आइटम हो गए, कई लाइफ सेविंग दवाएं हो गई, इन सब पर पहले टैक्स लगता था, अब कोई टैक्स नहीं लगता है। फिर भी सवाल उठता है कि जब जीएसटी से हमें इतनी सारी अच्छाइयाँ मिली हैं, तो फिर समय समय पर जीएसटी को लेकर विलेन के तौर पर इसे क्यों पेश किया जाता है? ये परसेप्शन क्यों बन रहा है? क्या हमने उम्मीदें ज़्यादा पाल रखी हैं? क्या हम जीएसटी से जुड़े फैसलों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं? या फिर क्या हम जीएसटी को लेकर बेहद सरल बनाने की कोशिश में इसे कई बार जटिल बना देते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। बाईस दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पॉपकॉर्न पर जीएसटी के 3 रेट सोशल मीडिया मीम्स में छा गए हैं। यही नहीं, पूर्व सीईए केवी सुब्रमण्यन और पूर्व सीईए अरविंद सुब्रमण्यन ने भी इस फैसले को जटिलता बढ़ाने वाला, ब्यूरोक्रेट्स के लिए मुफीद और आम नागरिक की दिक्कत बढ़ाने वाले कदम बताया है। जीएसटी काउंसिल ने अनपैकेज्ड अनब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 5%, ब्रांडेड पैक्ड पॉपकॉर्न पर 12% और अब कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाई है। मीम्स के बहाने कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एक्स पर लंबा पोस्ट लिखा है। जीएसटी चोरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड से लेकर सिस्टमिक समस्याओं और कंप्लायंस की दिक्कतें भी गिनाई है। साथ ही सरकार को चुनौती दी है कि क्या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसमें पूरी तरह से बदलाव लाने और जीएसटी 2.0 शुरू करने की हिम्मत दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट कर रही है जीएसटी के नाम पर। नमकीन पॉपकॉर्न ये जीएसटी लगेगा, उसमें आप मीठा मिला देंगे तो ये जीएसटी लगेगा। आज की डेट में, आने वाले समय में निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी अगर रह गई सत्ता में तो आपके सांस पर भी ये जीएसटी लगा देगी, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं आम जनता से लूट की छूट चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया और मीम्स में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर चल रही चर्चा पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न में एडेड शुगर है, इसलिए इस पर पर्याप्त चर्चा के बाद एरेटेड ड्रिंक्स की जैसी चीजों की कैटेगरी में इसे रखा गया है। कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली। अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सवाल सिर्फ पॉपकॉर्न पर जीएसटी का नहीं है। राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते रहे हैं। सवाल यह है कि जीएसटी को विलन की तरह क्यों पेश किया जाता है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स बताया था और कहा था कि इससे टैक्स सिस्टम करप्शन फ्री होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा बल्कि बिजनेस करने का तरीका भी बदल जाएगा, अंतिम फायदा कंज्यूमर को होगा और घरेलू इकोनॉमी से लेकर निर्यात तक को
जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सवाल यह है कि 7 साल में जीएसटी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाया है। क्या अभी भी जीएसटी एक जटिल सिस्टम है जिसमें कई खामियां भी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जीएसटी को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो यही सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ कई सारे मेहमान इस शो में जुड़ रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, जो कि जीएसटी को काफ़ी करीब से समझते भी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत जी हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और टैक्स के मामलों पर पैनी नज़र भी रखते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य साहब हैं। KCC ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली जी हैं, जो हमारे टैक्स गुरु भी हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आपके पास जाऊंगा। इस जीएसटी काउंसिल की बैठक के पॉपकॉर्न के बहाने जिस तरीके के जीएसटी विरोधी लहर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको लगता है कि ये इसको अवॉइड किया जा सकता था? देखिए, एक चीज है कि एक तो जो जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझे बगैर जब कोई लोग चर्चा करते हैं तो वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नॉन प्रोफेशनल लोग जब चर्चा करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर की बात में क्लैरिफिकेशन क्वेरी के ऊपर ये सारी चर्चा हुई। ठीक है, इसमें कुछ एस्पेक्ट हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है। पहले भी हमने सोचा इस तरह की कुछ चीज़ों पे चर्चा हो जाती है जीएसटी के ऊपर। तो एक देखिए, जीएसटी इज एंड प्रोडक्ट टैक्सेशन, टैक्स लगता है एंड प्रोडक्ट के ऊपर। अब एंड प्रोडक्ट पे सब पे तो एक टैक्स है नहीं, हमारे पास 4 स्लैब्स हैं जिसके अंदर एंड प्रोडक्ट पे टैक्सेस लगते हैं। तो जब एंड प्रोडक्ट पे डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं, तो वह एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक स्टील कोई बनाता है, उसके ऊपर उसने कोई ने कार बना दी, किसी ने उस पे फर्नीचर बना दिया, तो दोनों पे अलग जीएसटी रेट हो जाएगा और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। उसी को एक पॉपकॉर्न के ऊपर जिस तरह की बात आ रही है, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन यानी थोड़ी सी जो स्थिति है वो असहज हो जाती है। लेकिन उसके अंतर्गत इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि ओवरऑल जीएसटी के अंतर्गत मैं तो हजारों लोगों से मिडिल बिजनेस वाले, एमएसएमई और इन सब से मिल रहा हूँ। उनका जीवन जीएसटी के अंतर्गत पूरे इकोसिस्टम में बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है, आसान हो गया है। उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं दौड़ना नहीं है। 13 से लग के 14 टैक्सेस अलग अलग लगते थे, सबका अलग अलग रिटर्न फाइल करो, ये करो वो करो। उस सब कॉम्प्लिकेशन से बढ़ गए। एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग है, असेसमेंट है, रिफंड उनके बैंक अकाउंट में हो रहा है। हाँ, ये एंड प्रोडक्ट टैक्सेशन है, तो इसके कारण एंड प्रोडक्ट के कारण ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन ये कोई रूल चेंज नहीं किया है, उस रूल का इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्लैरिफिकेशन है, पहली बात। दूसरी बात, यह भी मैंने एंड प्रोडक्ट की भी बात कर दी। तीसरी बात है कि जीएसटी काउंसिल इन चीज़ों को डिसीजन लेता है, जिसमें ये फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर नहीं डिसाइड करता हर चीज़। सेंटर भी एक उसका एक पार्ट है जहाँ पे डिस्कशन होते हैं और स्टेट अपनी बात करते हैं। उनके अलग अलग सबकी ऑब्लिगेशन ऑप्शंस हैं, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उनके अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज है, उसके हिसाब से वो डिस्कशन करते हैं और उसके बाद से कॉमनली डिस्कशन लेके सजेशन आता है। फिटमेंट कमेटी उसके क्लैरिफिकेशन देती है। क्लैरिफिकेशन बाद में भी चेंज हो सकते हैं, कोई रूल के हिसाब से नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें जीएसटी को व्यापक तरीके से देखना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, टैक्स कंप्लायंट, लो रेट ऑफ टैक्सेशन के बाद भी सेंटर के पास रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप में उनके पास लोगों के पास आम आदमी को लो टैक्स लग रहा है, क्योंकि फूड आइटम, असेंशियल आइटम में 0 और 5% और टैक्सेशन है, कुछ आइटम्स में 18% है। तो इन चीजों को देखना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आज के माध्यम से आपका बिजनेस चैनल है कहना चाहता हूं, एमएसएमई, स्मॉल बिजनेसेस, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी के बाद इनके पास क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट इवैल्यूएशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सरकार ने वर्चुअल असेसमेंट और जीएसटी के डेटा कलेक्शन को
एसिमुलेट करते हुए उसकी डेटा शेयरिंग के साथ बैंकों को कहा है कि आप इस डेटा को लेके उनकी क्रेडिट इवैल्यूएशन करिए, और ये कितना बड़ा उनके लिए सहूलियत है, यह चीज को आप भूल रहे हैं। तो ये जो ट्रिविलाइज करते हैं ना इकोनॉमिक डिस्कशन को, यह जो जितना देश का नुकसान कर रहे हैं, ये जो क्रोनी सोशलिज्म के नाम पे हमारे देश में कुछ लोग, अपोजिशन खासकर जो बढ़ गई है, यह देश का नुकसान कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान करने का काम करते हैं। अब ये जानबूझ के करते हैं, इनकी बेवकूफ़ी के कारण करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। किसी भी प्रोफेशनल आदमी से पूछेंगे। लेकिन इसमें अग्रवाल साहब, गोपाल कृष्ण जी, मैं आपकी बातों को लेके मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, लेकिन अपोजिशन की बात आपने की, अपोजिशन के आड़े हाथों लिया आपने, लेकिन सरकार में ही, वित्त मंत्रालय में ही रह चुके मुख्य आर्थिक सलाहकार जो आपके सरकार के कार्यकाल में ही थे, अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि ये एक नेशनल ट्रेजेडी है। केवी सुब्रमण्यम कहते हैं, जो आमतौर पे सरकार की पॉलिसी की प्रशंसा भी करते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि चीज़ों को बनाने में नौकरशाही को बड़ा आनंद मिलता है जबकि जनता पिसती रहती है। तो यहाँ तो स्थिति यह है कि अपने ही लोग आलोचना करने पर उतारू हैं, तो कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी। नहीं नहीं, सच्चाई तो है ही। अगर मुझसे भी कहेंगे तो ये एक स्थिति थोड़ी सी असामान्य है कि पॉपकॉर्न के ऊपर आप, असामान्य है, हाँ असामान्य है, इसलिए उन्होंने कहा, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन ये इसके कारण जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स बन गया, गुड एंड वो सिंपल टैक्स नहीं रहा, लोगों को उसके फायदे खत्म हो गए, सरकार को जो हाई टैक्स मिल गया, मतलब पूरे जो कहते हैं ना थ्रो इफ, समझ गए, पूरे जीएसटी को कंसेप्ट के तौर पे उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत जटिलताएं हैं। नहीं नहीं, सुनिए, केवल कंसेप्ट भी नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो इफेक्ट है, एफिशिएंसी है, इफेक्ट है, उन सबको कंसीडर करिए। और ऐसे हास्यास्पद अगर असामान्य कुछ स्थिति आ गई है तो सरकार उसे ठीक कर लेगी। इसमें ऐसी क्या बात आ गई? बिल्कुल, आप उसको थ्रो द बेबी विद द टब ऑफ वाटर, इज नॉट लाइक दैट। और यह जो बिना समझे जो बात करते हैं, मुझे लगता है कि इनके मतलब बिल्कुल भी समझ ही नहीं है टैक्सेशन का। इट्स ए कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन, किसी भी टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को, किसी भी देश के, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो लोग समझते हैं, इसीलिए सरकार हमारी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। सब्जेक्टिविटी खत्म करिए। जब सब्जेक्टिविटी खत्म होगी, नहीं लास्ट 10 सेकेंड हो, जब सब्जेक्टिविटी खत्म होगी, ऑब्जेक्टिविटी आएगी, तो प्रोसेसेस में कुछ चीजें असामान्य हो जाती हैं, उन चीजों को सरकार देख के। बिल्कुल वैलिड पॉइंट, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। हमारे साथ अंशुल अभिजीत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी। इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो ये स्ट्रक्चर है, जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझना चाहिए किसी भी तरह की आलोचना करने से पहले। दूसरा कि ये एंड प्रोडक्ट जीएसटी टैक्स लगता है, तो जाहिर तौर पे एंड प्रोडक्ट अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं। इन्होंने कार का भी एग्जाम्पल दिया, तो जाहिर तौर पे टैक्स के स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर जीएसटी के किसी भी डिसीजन से लेकर कोई असहमति होती है तो जीएसटी काउंसिल फैसला लेता है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आलोचना के घेरे में क्यों लाया जाता है? जीएसटी काउंसिल में तो कांग्रेस के शासन वाले भी राज रहते हैं, इंडिया अलायंस के भी राज रहते हैं वहाँ पे। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो एक तरह से कांग्रेस ने ही जीएसटी की वकालत की थी और भाजपा ने इसका विरोध किया था। उन इतिहास के पन्ने अगर आप पलटें तो आपको ये दिखाई देगा। हमने जो परिकल्पना की थी, जिस जीएसटी की, ये इसका एक विकृत रूप है। इसको विकृत कर दिया गया है, इसको नष्ट कर दिया गया है, इसको बर्बाद कर दिया गया। और मैं बताता हूं क्यों। इसकी ये जो एक तरह से गुत्थी है, ये और भी उलझ गई है। और यहां पर तो हमने ऐसी परिकल्पना की थी, हमने बताया था कि एक सिंगल मॉडरेट टैक्स होना चाहिए और उसमें कुछ छुड़ाव भी आने चाहिए, जिसमें गरीबों के ऊपर कोई बोझ ना पड़े। ये हमने कहा था उस वक्त। और अपने संकल्प पत्र में 2024 में हमने ये कहा था कि ये हम हटा देंगे। एक मिनट गोपाल जी, आप बोलने दीजिए, आपको बहुत वक्त। मुझे इसके बाद जरा अपनी बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। गोपाल जी अपनी बात रख लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। नहीं, हमने भी गंभीर विषय है तो सबको अपनी बात रहने यहाँ पर इसमें जो बुनियादी नुक्स हैं, ये जीएसटी नहीं है, ये एक तरह से आतंकवादी एक टैक्स है। इसलिए हम कहते हैं
एक तरह से गब्बर सिंह टैक्स, क्योंकि इसमें बुनियादी नुक्स हैं और इसमें भारी संशोधन होना चाहिए। और मैं बता देता हूं कुछ कारण जिसकी वजह से। सबसे पहले जिस तरह से आपने इसके लागू किया, वो आपको याद है वो दिन जब अंधेरी रात में यहाँ पर एक विशेष सत्र मंगाया गया और जहां से जल्दी से पारित किया गया बिना कंसेंसस के। भाई हमने भी ये कोशिश की थी, लेकिन हमने कहा था कि कंसेंसस बने, हम उस पर सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया। ये तो भाजपा की तासीर है, ये तो उनकी तबीयत है, आप अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो खामियां हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है और जो सूक्ष्म जो लघु मध्यम उद्योग हैं, और अच्छी बात है गोपाल जी ने इसका जिक्र किया, ये सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, ये बिल्कुल खत्म हो गए, ये बर्बाद हो गए। क्योंकि पहले जो एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी उन कंपनियों पे लगती थी, छोटी कंपनी, सूक्ष्म कंपनी, जिनका टर्नओवर था 20 लाख से ज्यादा नहीं था, मतलब 1.5 करोड़ से इससे ज्यादा था, उस पे टैक्स लगता था। अब 20 लाख पे ही टैक्स लगने लगा है जीएसटी की वजह से। वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है जिस तरह से टैक्स उन पे लगाया गया। और वैसे भी डीमोनेटाइजेशन के बाद जो एक वार हुआ जीएसटी का, उससे जो छोटे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं वो तो बिल्कुल खत्म हो गए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो लागत लगती है, ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो इतनी मुतासिर हुई, जो खत्म हो गई, जो बर्बाद हो गई, वो दे नहीं पाती थी। उनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट थे उनकी बात कोई लेता नहीं है। बड़े बड़े सीए को एम्प्लॉय करना पड़ता है, बड़े बड़े वकालत। एक मिनट अंशुल जी, मैं उस पे आऊंगा। अंशुल जी, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, बीच में रोक रहा हूँ, मैं उस पे आऊँगा। मेरा सवाल अभी जो सवाल ये उठा था कि जिस तरीके से पॉपकॉर्न और सेकेंड हैंड ईवी गाड़ियों को लेकर जो मुद्दा उठा, कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता ने ट्वीट भी किया, जयराम रमेश जी ने और कई और नेताओं ने, तो ये तो जीएसटी काउंसिल के फैसले की आलोचना करना, मतलब आप अपने फैसले की भी आलोचना कर रहे हैं। उसमें तो आप लोग भी बैठे रहते हैं, मतलब आपकी सरकार भी बैठी रहती है। हम तो बार बार आलोचना कर रहे हैं कि ये जो मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर्स है, ये है क्यों? आखिर हमने जो कहा था वो कहा था कि एक सिंगल मॉडरेट, एक सामान्य टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, वही एक सफल जीएसटी हो सकता है। बार बार ये विवादित विषय हुआ क्यों? और एक और विवादित विषय है जिसका जिक्र नहीं किया गया कि ये जो फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो लोकतंत्र, तो इसकी एक तरह से इसी पे हमारी जो प्रणाली है इसी पे आधारित है, वो उस पे भी एक बहुत तरह शक हो गया है क्योंकि ये कॉम्पनसेशन का मामला। लेकिन यहाँ पर सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। आपको पता है कि पहले भी जब हीरो का दाम 1% कर दिया था जीएसटी का, और आटा, दाल, चावल और दही का दाम 5% था, तो लोग कह रहे थे कि भाई हीरो का दाम इतना कम है, जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं वो इतना ज्यादा कैसे? तो ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये आतंकवादी एक टैक्स है जो गरीबों पे और बोझ डालता है और जो सूक्ष्म उद्योग हैं उन पे बहुत ज्यादा जोर डालता है। तो इसमें बुनियादी बहुत सारे नुक्स हैं, इनका तो कोई जिक्र कर नहीं रहा है। और बहुत हाँ, नहीं जिक्र करेंगे, हम लोग इस शो में जिक्र करेंगे अंशुल जी। ये शो हम लोग इसीलिए लाइव कर रहे हैं कि हम लोग जो बुनियादी दिक्कतें हैं वो करेंगे, क्योंकि एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म आप करने जाते हैं। तो जैसा कि सबसे खास बात ये रही कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने खुद स्वीकार किया कि जब हम रिफॉर्म करते हैं तो कई सारे तकनीकी दिक्कतें आती है, उसको हम दूर करेंगे। और इनके बारे में, पॉपकॉर्न जैसे इशू के बारे में उन्होंने कहा कि वो चीजें सही से नहीं रखेंगे, उसको हम रखेंगे। एक शब्द और आपने गोपाल जी को संक्षिप्त में मैंने आप कॉम्पनसेशन कैसे देंगे? इतनी सारी जो कंपनियां खत्म हो गई आपके टैक्स को लाते हुए, उन्हीं उस आगाज के वक्त में जो खत्म हो गई, अब आस्ते आस्ते ये बढ़ेगा, इस पे संशोधन आएंगे। वो कोई भी टैक्स सिस्टम प्रणाली बिल्कुल उत्तम नहीं होती, उसमें संशोधन हमेशा होते हैं। लेकिन उसका क्या करेंगे? जब आप विकृत ही टैक्स लेके आए, उसके पैदाइशी में उसमें नुक्स था, तो क्या करेंगे? आपने ना कोई कंसेंसस, छोटा सा रिएक्शन लूंगा गोपाल कृष्ण जी, रिएक्शन देना। गोपाल कृष्ण जी संक्षिप्त अपना रिएक्शन रखिएगा, क्योंकि 3 हमारे विशेष मेहमान भी जुड़े हुए शो में, उनको ही बोलने का मौका दिया जाएगा। गोपाल जी। लक्ष्मण जी, मैं 10-15 सेकंड में बता देता हूं। देखिए 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया और उसमें कितने बदलाव हुए हैं, आज कहाँ पहुंचा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की किताब लेके घूमते हैं अपोजिशन वाले, 124 से ऊपर संविधान में संशोधन कर चुके हैं। ये इनने कितने सारे संशोधन किए, हमने तो बहुत कम किए हैं। तो अल्टीमेटली जब भी कोई लॉ बनता है, इवॉल्व होता है। और जीएसटी अपने आप में 2016 में लेके आए थे। वर्ल्ड का इतिहास में आप देखिए, इतनी फास्ट, इतना एफिशिएंट, इतना इफेक्टिव टैक्स
कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर जो हमारा मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इतने बड़े देश में इतना फास्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना जन सुविधा के अनुसार सिंपल किया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये बिना सोचे जब बात करते कहते हैं एक रेट ले आओ। अब एक रेट का जीएसटी लाने में क्या दिक्कत है? अरे आप असेंशियल आइटम को 0 और 5% में देना चाहते हो, सिन आइटम्स को जो लग्जरी आइटम है उसको 18 करना चाहिए। एक रेट कैसे हो जाएगा? इतनी डाइवर्स देश में अर्थव्यवस्था में लोगों की पोजीशन है, उनकी आर्थिक ये एक बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि एक रेट तो ये कैसे हो बता जाएगा। दें, गोपाल कृष्ण जी, एक रेट एक अगर मिनट ये आप कहते नहीं, जीएसटी काउंसिल में बोल दे कि भाई आप तो सबको 18% पे लगा दो या सबको 5 कर दो, तो फिर रास्ता भी बताना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि अनाउंस ठीक करते ठीक है। रहे। अंशुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। गोपाल जी, एक मिनट जरा, मैं दूसरे वक्ता के पास चलता हूं। मैं आऊंगा अंशुल जी आपके पास। हमारे साथ वेद जैन जी जुड़े हुए हैं। वेद जैन जी जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। वेद जैन जी, ये अभी जो मुद्दा उठा कि एक रेट करना पॉसिबल होगा नहीं, सिंप्लीफाई करना, टैक्स रेट को रेशनलाइज करना एक अलग रास्ता है, लेकिन एक रेट करना संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो विवाद उठते हैं, छोटे मोटे विवाद, किस पे 5%, किस पे 12%, किस पे 18%, इन तरह के विवादों का छुटकारा पाने का एक रास्ता ये है कि आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए रेट स्ट्रक्चर को? देखिए लक्ष्मण जी, ये तो बात माननी पड़ेगी कि एक रेट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कुछ एसेंशियल आइटम है जैसे खाने की चीज़ें हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आटा है, घी है, चावल है, चीनी है, जो एक आम आदमी नागरिक यूज़ करता है, उसके ऊपर अगर आप ये 18% का जीएसटी लगाना संभव नहीं है। और आप ये भी मानेंगे कि देखिए टैक्स की कलेक्शन करना भी ज़रूरी है। तो आज की डेट में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर अपना बजट चलाना है, अपना प्रशासन चलाना है, तो एक कलेक्शन होनी भी जरूरी है। तो ये तो जरूरी है कि टैक्स रेट तो मल्टीपल होंगे, एक रेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो साधारण नागरिक है, गरीब नागरिक है, उसकी जो खाने की चीजें हैं उसके ऊपर आप रेट नहीं लगा सकते। लेकिन इस तरह की जटिलताओं से कैसे बचा जाए? वे जैन साहब, इस तरह की जटिलताओं से कैसे बचा जाए? उसकी जटिलताओं के लिए देखिए, उसी समय जब जीएसटी आया था, उसका एक रोड मैप बनाया गया था। उस समय कहा गया था कि अभी हमने 5, 12 और 18 मेनली 3 और एक लग्जरी आइटम पे 28% का लगाने का, जिसे हम सिन गुड्स कहते थे, लगाया था। लेकिन ये वादा जरूर किया था सरकार ने कि हम इस रेट को कम घटा देंगे, इस स्ट्रक्चर को नैरो डाउन करेंगे। तो ये कोशिश हो रही थी कि 12 और 18 वाले को मर्ज किया जाए किसी तरह से और इसे 14 या 15 में लेके आया जाए, ताकि ये जो विवाद है कि मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर है, इसे कम किया जा सके। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसे कम किया जा सकता है। 0 और 5% तो बहुत संभव रहेंगे, क्योंकि देखिए खाद्य पदार्थों पे जो आम नागरिक, गरीब नागरिक की चीजें, उस पर आप जीएसटी लगा नहीं सकते। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाद्य पदार्थ हैं, जरूरी है लेकिन कलेक्शन के लिए जरूरी है, तो 5% लगाना पड़ेगा। लेकिन 12 और 18 वाले स्लैब को मर्ज किया जा सकता है। ये सरकार का वादा भी था जिस समय जीएसटी आया था कि हम इस रेट को रिवाइज करेंगे और इस रेट के बारे में रिवीजन होगा, और शायद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसको कंसिडर भी कर रहा है। वहाँ कोई शायद कंसेंसस नहीं बन पा रहा, तो शायद इसीलिए ये आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया कि एक रास्ता है कि रेट को थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए, तो इस तरह की उलझन से बचा जा सकता है। मैं शरद कोहली साहब के पास चलूंगा, जो कि केसीसी ग्रुप के फाउंडर हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट मैं AK भट्टाचार्य साहब आपसे लेना चाहता हूं कि ये जो सारा उलझन होता है, जो कई बार लोग कहते हैं कि नेशनल ट्रेजेडी है, कुछ कहता है कि ब्यूरोक्रेसी इसको फंसा रहा है, आपको नहीं लगता भट्टाचार्य साहब की जीएसटी काउंसिल छोटी मोटी चीज़ों में उलझ कर रह गया? बड़ी चीज़ें जो करनी चाहिए थी उस पर ज़्यादा जोर करना चाहिए था, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, बजाय उसके कि पॉपकॉर्न पे, सेकेंड हैंड गाड़ियों पे, ये सब क्लैरिफिकेशन इसे तो छोड़ दिए। जीएसटी फिटमेंट कमेटी अधिकारियों का स्तर पे क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल जहां सारे राज्य के वित्त मंत्री बैठते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री बैठती हैं, वहाँ तो बड़ी बड़ी चीज़ें आनी चाहिए। आप बड़े वादे भी किए थे, रोड मैप बनाया था, जैसे अभी कह भी रहे थे जैन साहब कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाना है, ATF को लाना है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी घटाना है। इस तरह से बड़े फैसले पे फोकस करना चाहिए, जो शायद नहीं हो पा रहा है। आपने सही कहा लक्ष्मण जी। जो बुनियादी दिक्कतें हैं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा, ये बुनियादी दिक्कतें हैं और उसके लिए बुनियादी संस्कार भी चाहिए था। पर प्रश्न ये उठता है कि 7 साल हो गए हैं इसके जीएसटी के,
7 साल के अंदर मैं समझता हूं कि जो रेट रैशनलाइजेशन की जो बात, ये नहीं कि जीएसटी काउंसिल ने इनमें बात नहीं की। एक रेट कमिटी भी इसके ऊपर काफी बातचीत कर रही है, अपने में निर्णय कर रही है। पर समय काफी चला गया है। 7 साल के बाद भी अगर हम रेट रैशनलाइजेशन करके अगर 3 रेट में न लाए, अगर इस वक्त आपके पास सिर्फ 6 रेट हैं, जीरो है, एक 3% है, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है, एक 24% है, उसके ऊपर सेस है। तो ये सारे बना के, ये तो जो जो ब्यूरोक्रेसी जो है उसके लिए बहुत बड़ा फायदामंद चीज है इसके लिए। तो जीएसटी अगर गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना है उसको, तो बुनियादी जो सुधार है वो करनी है, वो है रेट रैशनलाइजेशन। जैसे वेद जी ने जैसे कहा कि 5 लाइए, 12 और 18 को एक करके 16 में लाइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू आती है वो 12 और 18 से आती है। तो 12 और 18 को अगर आप 16 कर देंगे, वो कर दीजिए, और 24 कर दीजिए। और सेस का जो है उसका निर्णय तो लेना है, अगले साल लेना पड़ेगा आपको। तो वो किस तरह से उसका विलय होगा, ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू है। नाउ सवाल ये उठ रहा है कि हम जो देख रहे हैं कि जो जीएसटी काउंसिल में जो रेट फिटमेंट कमिटीज जो हैं, ये काफी समय ले रही हैं। रैशनलाइजेशन कमिटीज जो हैं वो काफी समय ले रही हैं, और ये समय मैं समझता हूं कि ये जीएसटी की जो जो वृद्धि दर को बरकरार रखने के लिए अच्छा नहीं है ये। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें, जो जीएसटी का जो कलेक्शन एज परसेंट ऑफ जीडीपी जो है, वो प्री कोविड के जमाने से ज्यादा नहीं बढ़ा है, वहीं पर अटका हुआ है। हालांकि जब जीएसटी को लाया गया था, ये एक प्रॉमिस में दिया गया था एक गेम प्लान में कि जीएसटी की कलेक्शन रेट बढ़ेगी और कलेक्शन बढ़ेगी, पर वो उतना नहीं बढ़ा है। हालांकि 12%, 13%, 6%, 9% बढ़ रहा है हर साल। पर अगर जीडीपी के तहत से देखें आप, एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी, वो वही जगह अटकी हुई है जहां वो प्री कोविड में अटकी हुई थी। तो मैं समझता हूं कि बुनियादी दिक्कतें हैं, बुनियादी सुधार चाहिए, और उसके लिए सिर्फ सेंटर को दोष देना ठीक नहीं है। ये एक जीएसटी काउंसिल है, ये एक कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म है, जहां पे कि स्टेट्स के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं, वो भी अगर अपने उदारपंथी चित्त से अगर इसको नहीं सोचे, मैं समझता हूं जीएसटी तो गुड एंड सिंपल टैक्स कभी नहीं बन सकता। क्योंकि स्टेट्स को भी इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट करके प्लेटफॉर्म बना के, क्योंकि जीएसटी अगर आप देखते हैं डेस्टिनेशन टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जो स्टेट्स जो हैं उनको ही ज्यादा डेस्टिनेशन का पैसा ज्यादा ज्यादा मिल रहा है, सेंट्रल को भी मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक बुनियादी दिक्कतें, बुनियादी सुधार और स्टेट के साथ बुनियादी स्टेट की जो सुधार करनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और सिर्फ ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ, बुनियादी सुधार करने चाहिए, और सिर्फ केंद्र को ब्लेम करने की बजाय स्टेट की जो जिम्मेदारी है, राज्यों की जो जिम्मेदारी है, उन्हें भी अपनी निभानी चाहिए। और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसका सही आईना जीएसटी काउंसिल में परिलक्षित होना चाहिए। इस सवाल का जवाब लेकर मैं डॉक्टर अंशुल साहब आपके पास आऊँगा इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन इससे पहले एक ओपनिंग कमेंट मैं ले लेता हूँ शरद कोहली साहब से। शरद कोहली साहब, आपने देखा क्या बखूबी यहाँ पे भट्टाचार्य साहब ने बताया कि अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर है। अब अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होना और फिर एक प्रोडक्ट के भीतर भी अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर कर देना, मुझे लगता है ये और जटिलता बढ़ा देता है। देखिए, टैक्स के संबंध में एक इंग्लिश में कहावत होती है, एवरी टाइम यू ट्राई एंड सिंप्लीफाई यू एंड अप कॉम्प्लिकेटिंग। तो वो ये ठीक है कि अगर आप पॉपकॉर्न 3 तरीके के होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल पे होंगे, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। पर हम इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर लक्ष्मण देखें, जो 2017 में आया, आज 7 साल का है, 7.5 साल का है अगर मैं और प्रिसाइज चला जाऊं। जबकि आयकर अधिनियम जो कि इसके नजदीक आता है, वो सीनियर सिटीजन हो चुका है। वो 1961 में आया था, आज उसको 63 साल हो चुके हैं। अब जाके अब भी उसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, अब भी उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और अब जाके कहीं उसकी कंप्लायंस पे शिकायतें कम आती हैं, बीच बीच में सुनने में आती हैं पर उतनी नहीं आती। तो मुझे लगता है कि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि ये एक फेल्ड टैक्स है, तो थोड़ा सा जल्दी होगा। हालांकि मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि जब आप ट्रेडर से बात करेंगे और आप जाके जमीनी तौर पे जो लोग रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जो लोग असल में इसको चार्ज करते हैं, जमा कराते हैं सरकार के पास, जब आप वहां जा, खासकर जो छोटे हैं, एमएसएमई जिनको हम कहते हैं, उनके पास जाएंगे, तो वो ये ओवरऑल आपको कहेंगे शुरू में हमें दिक्कतें आई, पर जो जो दिक्कत आई वो आहिस्ता 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 सॉल्व होती गई। अब भी दिक्कतें बाकी हैं, और मैं कुछ दिक्कतों का बात करूं तो
सबसे बड़ी दिक्कत पोर्टल में आती है, बार बार वो चलता नहीं, उसमें लोग अटक जाते हैं। कंप्लायंस कुछ लोगों को बोझ लगता है। मल्टीपल टैक्स रेट जिसका हमने अभी बात करी उसमें दिक्कत आता है। ई वे बिल जनरेट करना हो उसमें दिक्कत आता है। तो देखिए दिक्कत, जहां तक दिक्कत की बात है, व्यापारी को हमेशा कोई ना कोई दिक्कत दिखाई देगी। जब उसको आसानी से काम नहीं होगा, उसको प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो इस बात पे शिकायत करेगा। पर सच ये है कि इस टैक्स ने इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को बहुत हद तक सपोर्ट किया है, क्योंकि जो लोग पैसे पहले बिना बिल के काम करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य आप जाते थे, कई दफे ऐसे लगता था कि एक देश से दूसरे देश में चले गए हैं, वहां पर वैट और है, यहाँ पर वैट और है। तो एक यूनिफॉर्म टैक्स प्रणाली बनने में इसने मदद किया। और हमें लक्ष्मण ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो बाय नेचर थोड़ा रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव का मतलब अमीर आदमी भी जाके टूथपेस्ट उसी रेट पे खरीदेगा, गरीब आदमी भी उसी रेट पे खरीदेगा। इसको थोड़ा सा हम रिग्रेसिव टैक्सेशन करते हैं। और इस टैक्स में खास बात क्या है कि 145 करोड़ की अगर हमारे यहाँ की आबादी है तो सभी लोग इस टैक्स को देते हैं। एक पैदा होता बच्चा भी बेबी फूड या डायपर या उसके लिए आप कुछ भी खरीद के लाएंगे तो वो भी जीएसटी का अब इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स के थ्रू भुगतान करेगा। तो ये इनकम टैक्स की तरह नहीं है। तो जब इतने विस्तृत तौर पे जब पूरे देश पे टैक्स लगता है तो मुझे लगता है उसको इवॉल्व होने में 7-7.5 साल पे हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। हमें कम से कम 10 से 15 साल का फ्रेम रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है लक्ष्मण, इसका सारा जो जीएसटी पोर्टल है टेक्नोलॉजी पे चलता है और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है। जिस प्रकार ये टैक्स इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती है। तो मुझे लगता है हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात लक्ष्मण जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि शायद अगर इस टैक्स में पॉलिटिकल तड़का ना होता, जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, मान लीजिए एक बार हाइपोथेटिकली मैं मान के चलता हूं, हालांकि ऐसा है नहीं ना होगा, मान लीजिए पॉलिटिकल तड़का नहीं होता। पॉलिटिकल तड़के से मेरा मतलब है कि ये जो सभी राज्यों के सभी राजनीतिक पार्टियों के एक तरह से मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठते हैं, पॉलिटिकल प्रतिनिधि बैठते हैं, ऐसे मैं मान के चलता हूं। तो वहां पर जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाता है तो वहां जो विरोध होता है, वो विरोध मैं समझता हूं इस टैक्स की इवोल्यूशन में एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। जितनी जल्दी उभर के आना चाहिए था, आज अगर ये पॉलिटिकल तड़का ना होता तो शायद हम जीएसटी को कहीं और देखते। मैं ना विपक्ष पे इल्जाम लगा रहा हूं ना पक्ष पे इल्जाम लगा रहा हूं, क्योंकि आपको सबकी सहमति चाहिए होती है। आप कोई भी निर्णय अकेले नहीं ले सकते हैं। बहुत बड़े हॉल में आपको कोहली साहब, कोहली साहब, मेरा हालांकि मेरी राय थोड़ी सी अलग रहती है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ता था तो वहाँ पे मैकलीलैंड की एक थ्योरी होती थी। वो कहते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सिस्टम को अगर इवॉल्व होना है तो उनकी टेंशन थ्योरी थी कि जब तक विवाद नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा तो इवॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे विपक्ष की भूमिका को भी सकारात्मक तरीके से देखता हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल तड़का हो, लेकिन इससे कई बार कह सकते हैं एक चेक एंड बैलेंस बना रहता है। इसके लिए मैं जाऊँगा, डॉक्टर अंशुल साहब हमारे साथ हैं। हाँ। लक्ष्मण सिर्फ 10 सेकंड में कहना चाह रहा था, पॉलिटिकल तड़का हो अच्छी बात है, मैं आपकी थ्योरी से इनकार नहीं करता, पर इससे जो प्रोसेस स्लो डाउन होता है, जैसे कुछ निर्णय इस मीटिंग में नहीं हो पाए, पिछली में नहीं हो पाए, अगली पे टल गए, अब किस वजह से टले हैं ये हमारे सारे वित्त मंत्री जो है वो जानते हैं। तो मुझे लगता है वो तड़का उसको स्लो डाउन करता है। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं उस प्रोसेस को स्लो होने की बात कर रहा था। ठीक, समझ गया, आपकी बात को मैंने समझ गया। अभिजीत अंशुल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, आपने कहा कि जीएसटी जब कॉन्सेप्ट के तौर पर आया तो बीजेपी ने जल्दीबाजी में लॉन्च किया, उसमें बेसिक कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं, लेकिन अब तो लागू हो गया, 7.5 साल हो चुके हैं। अब तो विपक्ष एक रचनात्मक भूमिका निभाए कि जो भी चीज़ें उसको ठीक किया जाए। जीएसटी काउंसिल में जैसे कि रेट रैशनलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा है, तो उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस पर आप लोग क्यों नहीं बहुत आगे बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाते हैं? ये तो जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की और भाजपा की तो है नहीं। लक्ष्मण भाई, ये तो हमने अपने संकल्प पत्र में भी लिखा था कि इसका भारी संशोधन होना चाहिए। इसका जो प्रकार है, इसका जो रूप है, इसको बिल्कुल बदलना चाहिए। यहाँ पर आपके 10वें इतने सारे जो टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सा रैशनलाइजेशन है ये? कौन सा, अब ये तो और जटिल होता जा रहा है, ये तो और समस्या पैदा करता जा रहा है और परेशानी पैदा करता जा रहा है और उलझता जा रहा है। तो कहाँ पर समस्या का समाधान हो रहा है? और जहां तक जीएसटी काउंसिल की बात आई, बहुत सारी बातें हैं कि कैसे अड़चने पैदा होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीएसटी काउंसिल में जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री उसका संचालन करती हैं, वहां पर तो विवाद और यहाँ पर सहमति की तो कोई गुंजाइश ही नहीं।
वहां तो विवाद भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हमारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो भी हमारी शंकाएं होती हैं, वो तो बिल्कुल नजरअंदाज की जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जीएसटी जब से लागू हुआ अब से आप तक, जब सब जीएसटी की मीटिंग हुई, इसके बाद हमने सीधा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या फिर कोई टिप्पणी आई कि क्यों हमारी बात कोई सुनी नहीं गई, और यहीं पर ऐसे ही चलता जा रहा है। और आप देखिए हमारे जो टिप्पणी आती है, हमारे जो कमेंट्स आते हैं, हमारा जो वक्तव्य होता है, उसमें गौर करिए कि किस तरह से हमारे जो सुझाव हैं वो बिल्कुल नजरअंदाज किए जाते हैं। तो अगर जब सुझाव नजरअंदाज किए जाते हैं, जब आप जीएसटी काउंसिल को जैसे संसद चल रहा है वैसे ही चलाएंगे, क्योंकि तासीर तो वही है ना, वो तबीयत तो वही है, तो वैसे ही चलाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो ये कह रहे हैं, बार बार ये मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल अंशुल जी अंशुल थोड़ा सा आपकी राय से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक रखूंगा कि ये ऐसा होता नहीं है। जीएसटी काउंसिल मैंने भी काफ़ी कवर किया है कि जब भी कोई स्टेट ऑब्जेक्शन किसी प्रपोजल पर रेज करता है, उठाता है, तो उनके दिक्कतों को, उनकी शंकाओं को दूर किया जाता है। अगर बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा ही रह जाता है तो फिर वो फैसला होता नहीं है। बहुत कम, शायद एक आध मौके ही आए हैं जब वोटिंग तक की नौबत आ गई है। लेकिन जैसे कि अब एटीएफ का मामला ही लीजिए, पिछले जीएसटी काउंसिल में यह था कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, वो लंबी चर्चा हुई, लेकिन कई राज्यों ने विरोध किया तो नहीं हो पाया। अब एटीएफ से बहुत ज़्यादा राज्यों को लेना देना होता नहीं है, तो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम रोक के बैठे रहें। थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो शायद सबके हित में होगा, आपका संकल्प पत्र भी पूरा होगा। वो तो बिल्कुल हम मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन एक ही तरीका है। जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है इसमें बहुत वक्त लगेगा, और ये जो गरीब आदमी पे जो बोझ पड़ रहा है, और एक तरह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पे एक बार है। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था की हमारी क्या स्थिति है आज, बिल्कुल नकारात्मक है। जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सारे नकारात्मक है, न उत्पाद है, न मांग है, न आगे बढ़ रही है, न जीडीपी है, न Q2 रिजल्ट्स देख लीजिए। जहां तो अलग से आते हैं अंशुल जी, वो हम लोग विषय से भटक जाएंगे, क्योंकि जीएसटी अपने आप में इतना लंबा, इतना बड़ा विषय है कि उसी पे हम लोग समेट लें इस शो में, वही बड़ी बात होगी। अंशुल जी, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि छोड़ दीजिए ना ये सब चीज़ें, क्यों इसके पीछे आप जीएसटी काउंसिल पड़ी रहती है, वित्त मंत्री साहिबा पड़ी रहती हैं कि पॉपकॉर्न नमकीन पे इतना रहेगा, शुगर कोटेड पे इतना रहेगा, सेकंड ईवी गाड़ियाँ आएंगे तो इतना रहेगा। ये सब इंटरनल अधिकारी लोगों को करने दीजिए। आप लोग पूरा एफर्ट लगा दीजिए कि जीएसटी को जो नेक्स्ट राउंड ऑफ रिफॉर्म करना है, जो उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जो सपना देखा था, उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। क्यों ये सब छोटी मोटी चीज़ों में पड़े रहते हैं, उसमें नाम कम बदनाम ज़्यादा होता है? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, हमें समझना चाहिए कि कौन इसके पीछे पड़ रहा है। अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं तो उसका जवाब तो दूंगा ही, और उसमें मैं सच्चाई झूठ मूठ बोल दूं तो वो भी बात नहीं है। पहली बात यह है कि ये रूल क्लैरिफिकेशन है, ये कोई नया स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर दिया कि सरकार ने कह दिया कि पॉपकॉर्न पे वही करो क्लैरिफिकेशन। आप क्यों चेंज, आप क्लैरिफिकेशन का मुद्दा आया काउंसिल में, तभी तो इतना ज्यादा बवाल मचा। छोड़ देते, अधिकारियों के स्तर पे क्लैरिफिकेशन जाने देते। अपोजिशन का जो हाल है इस वक्त, बिना समझे लोग जो बातें करते हैं अर्थव्यवस्था पे, अब ये कह रहे हैं 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, 3री पे बन रहा है, और इनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। पूरा विश्व आज, तभी तो ये हाल है। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, आपको मैंने सुन तो लिया, आपका ज्ञान डॉक्टर साहब मैंने बहुत सुना, मुझे सुन लीजिए थोड़ा, मुझे भी देने दीजिए ज्ञान। नहीं बिल्कुल ना, हम भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बिल्कुल, विश्व, पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है। वो वहां पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हमारे रिजर्व बढ़ गए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। हमारे जिस फिस्कल डेफिसिट को हमने कंट्रोल कर लिया है, इन्फ्लेशन जो एक बार डबल डिजिट में था वो आज 5 से नीचे है। तो अब तेजी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं का पेनिट्रेशन बन रहा है, टैक्स कलेक्शन रिड्यूस कर दिया, ये कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, और हमने इंडिविजुअल टैक्स भी कम कर दिया, कॉर्पोरेट भी कर दिया, उसके बाद भी 16% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। जीएसटी का कलेक्शन हर महीने बढ़ता जा रहा है, और एक एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स एक समय 25 से 30% था, आज 13 टैक्स जो 25 से 30% थे पहले, आज वो 11.6% एवरेज टैक्सेशन जीएसटी के अंदर आ रहा है। तो अगर आंख बंद करके आप कहोगे कि मैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ, आंख सोते रहिए। देश तो आगे बढ़ गया है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश हमारे साथ है, और आप
इस तरह की अगर अनर्गल बातें करेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था को भी नहीं गोपाल जी, ये अनर्गल बातें हमारे शो में होती नहीं है और सब लोग काफी आपकी जिम्मेदार बात नहीं कर रहा, प्रवक्ता मैं हैं, अपोजिशन की उन बात लोग कर रहा हूँ। नहीं मैं कहा हमारे सारे प्रवक्ता जो है सारे प्रवक्ता भी और अरे कांग्रेस तो फिर प्रवक्ता आप भी बताओ कोशिश ना, किए हैं कि नहीं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था खराब हो गई? अरे इनके मैं समय आपको क्या था? उदाहरण देता हूं, फिर मैंने नहीं आपके सारे आंकड़े को ठीक है, उदाहरण देता ऐसा हूं। ऐसा करते हैं गोपाल जी और अंशुल जी, थोड़े से समय हमारे पास एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा एक सर्वे है जो जीएसटी को लेकर किया गया था डेलॉयट की तरफ से। उसमें 2022 में कहा गया था कि जीएसटी के परसेप्शन को लेके 59% लोग पॉजिटिव थे, 2023 में 72% लोग पॉजिटिव हुए, परसेप्शन पॉजिटिव माना, और 2024 में 84% लोगों ने कहा कि जीएसटी वाकई अच्छा है, ऐसा परसेप्शन बेहतर होता जा रहा है। लेकिन इसी सर्वे का एक दूसरा हिस्सा है दूसरा हिस्सा ये है कि कई सारे सुधार की मांग की गई जो इस सर्वे में कहा गया है। उस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जीएसटी कितना गुड एंड सिंपल टैक्स है, और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। वेद जैन साहब, आपके पास मैं आऊँगा, क्योंकि इससे ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक सर्वे का जिक्र करके बताया था। उसी सर्वे में पूछा गया कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने, यहाँ तक कि रेट रैशनलाइजेशन से ज़्यादा लोगों ने मांग इस बात की कि प्रोसेस को थोड़ा सा आसान करिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप देते हैं उसकी प्रक्रिया को आसान करिए। करीब 88% एमएसएमई और 83% लार्ज कंपनियों ने इस तरह की मांग की है। तो आपके हिसाब से, चूँकि आपके कई सारे क्लाइंट होते हैं, आप भी करीब से देखते हैं जीएसटी को, सबसे बड़ा रिफॉर्म और तुरंत रिफॉर्म करने की ज़रूरत कहाँ पे है, रेट रैशनलाइजेशन को छोड़ दे तो? देखिए, जो मैंने लक्ष्मण जी पहले कहा, रेट रैशनलाइजेशन के अलावा जो सबसे बड़ा इशू है, देखिए जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय ये कहा गया था कि वन नेशन वन टैक्स और पास थ्रू होगा और कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आएगा। और कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आने का सबसे बड़ा चैलेंज होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं जो परचेज करूं, जो भी खर्चे करूं, उस पर जो मैं जीएसटी दूं, तो जो भी मैं सेल करूं या सर्विसेज करूं उसके ऊपर इनपुट क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। ओवर ए पीरियड देखिए, जब जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद जो हमने उसमें कोशिशें करके कुछ कंसेशन एसएमई वगैरह को दी और औरों को दी, तो जीएसटी काउंसिल ने समय समय पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इंडस्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बिजनेसेस के लिए। तो नेचुरली जब हम ये बात करते हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा और आपको वन नेशन वन टैक्स होगा, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि मेरे को जो भी मैंने परचेज की है, जो भी मैंने सर्विसेज रेंडर की है, उसके ऊपर मुझे सारा क्रेडिट मिलना चाहिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट आना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ी इश्यूज हैं आज की डेट में। दूसरा इशू एक इंडस्ट्री का बहुत जबरदस्त है कि बहुत सारी आइटम को आपने जो कि सबसे ज्यादा आज की डेट में मुझे इफेक्ट करती हैं, उसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं किया। आपने बहुत सारी आइटमों को आज की डेट में छोड़ा हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसमें से एक है, और उसके अंदर जो और जो आइटम है, अर्बन एटीएफ वगैरह है, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, इसके ऊपर जो इशू आया है। तीसरा, रियल एस्टेट को बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है कि रियल एस्टेट में ओवर ए पीरियड काफी चेंजेस किए गए, लेकिन उसने भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया रियल एस्टेट के सेक्टर में कि आप परचेज करते हैं, उस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा और जो वर्किंग में मिलेगी। इससे क्या है कि हमने सिस्टम को फिर कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की है। जो हम कह रहे हैं कि जीएसटी एक सिंप्लीफाइड टैक्स होगा, गुड एंड सिंपल टैक्स होगा। तो अभी जो जरूरत है, जैसे तीन चीजें मैं आपका नोट कर लेता हूँ, जैन साहब, तीन चीजें नोट कर देता हूँ। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना, रियल एस्टेट को सिंप्लीफाई करना, इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के दायरे में लाना, ये भी एक मुद्दा रहा। कोहली साहब, आप जब अपने क्लाइंट से रूबरू होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी शिकायत या फिर अपेक्षा क्या रहती है जीएसटी से? सबसे बड़ी शिकायत उनकी कंप्लायंस से रिलेटेड रहती है, असेसमेंट से रिलेटेड रहती है, जो रिफंड्स आने होते हैं उससे रिलेटेड रहती है। पर देखिए लक्ष्मण, इसमें समस्या क्या है? अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट की जैन साहब ने बात करी, बिल्कुल ठीक है कि व्यापारी की चिंता रहती है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, पर हमारे देश में नटवर लाल इतने हैं कि हजारों करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड हो चुका है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप बिल्कुल आसानी से अगर कर देंगे तो यहाँ पर उसको एक्सप्लॉइट करने वाले आ जाते हैं।
अब कुछ व्यापारी शिकायत करते हैं कि रजिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रजिस्ट्रेशन अगर बहुत आसान बना दिया जाए तो फर्जी कंपनीज को लेके हजारों कंपनीज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में पकड़ी गई हैं। तो हमारे देश में विविधताएं इतनी है और यहाँ पर हरफन मौला और नटवर लाल इतने हैं कि आप किसी चीज में बहुत ज्यादा अगर ढील देते हैं, बहुत ज्यादा आसान बनाते हैं, तो उसमें उसका नाजायज फायदा उठाने वाले लक्ष्मण सामने आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक काउंसिल के सामने चैलेंज है कि आप कितना आसान बना सकते हैं, किस हद तक आप जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज सामने बन के लक्ष्मण आता है। तो ये दोनों चीज़ें जो आप लोग फील करते हैं ग्राउंड पे वो है। भट्टाचार्य साहब, आपके पास मैं आऊँगा, चूँकि एक तो होता है जो ट्रेडर जो जीएसटी को लेकर फील करता है, एक है कंज्यूमर। चूँकि एक एंड प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है तो पहले हमें नहीं पता होता था कि किस चीज़ पे क्या जीएसटी लगेगा, लेकिन अब जो है हमें पता चलता है जी कि किस चीज़ पे कितना टैक्स देना पड़ा है। तो पहले भी टैक्स देते ही थे, अब भी टैक्स देते हैं, पहले पता नहीं होता था, अब बिल्कुल खुलेआम साफ तौर से दिखता है। तो ये एक जीएसटी की सबसे बड़ी आवश्यक बुराई है, कह सकते कमजोरी है, नहीं, मैं ये नहीं परसेप्शन मैनेज करने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि ये बुराई है। जो उपभोक्ता जो है उसको एकदम साफ मालूम होना चाहिए कि टैक्स रेट कितना है। पहले जो टैक्स जो इंसान पे कर रहा था वो सेल्स टैक्स पे करता था, उसको मालूम था, पर वो टोटल जो टैक्स है वो उसको एक्साइज कितना है, बाकी सारे टैक्स क्या है उनको मालूम नहीं होता था। बहुत कम शेयर का मालूम होता था। अब जो पूरी जो पारदर्शिता जो आई है, मैं समझता हूं कि ये अच्छी चीज है जीएसटी के लिए, और इसको हमें और भी आगे ले जाना है। जैसे भी कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को जीएसटी में लाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनको सेंटर और स्टेट को एक साथ जुट होकर हाँ करना है कि किस तरह से उसको एब्जॉर्ब करें। हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें एक रेवेन्यू इम्प्लीकेशन जरूर है, पर उस रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस को भी ओवर स्टेजेस, ओवर टाइम उसको एडजस्ट किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या सेंटर और स्टेट्स के जो प्रतिनिधि जो जीएसटी काउंसिल में उपस्थित होते हैं उनका इरादा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। जिस तरह से कंसेंसस बिल्डिंग की जो एक जो रिक्वायरमेंट है, मैं समझता हूं कि जीएसटी काउंसिल में वो कंसेंसस बिल्डिंग की जो एक एनवायरनमेंट है वो उसकी कमी लगती है। और ये जीएसटी का जो चैलेंज जो है वो आज ही नहीं खत्म हो जाएगा। रेट रैशनलाइजेशन तो शुरू है आज का, पर अगले साल में जो सेस का होगा चैलेंज, वो सेस का जो खत्म होगा जब सेस, तब क्या करेंगे उसके लिए भी तो एक तय करना होगा। तो मैं समझता हूं कि एक पूरी एक वातावरण और एक एटीट्यूडनल चेंज होनी चाहिए जीएसटी काउंसिल में, जिससे कि ये सारे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट मुद्दे को ठीक तरह से इसको रिजॉल्व किया जा सके। बिल्कुल, मुझे लगता है अंशुल जी यही सबसे बड़ी चिंता है राज्यों की कि हमारी भरपाई कैसे की जाएगी। अगर टैक्स, अगर हम पेट्रोल, डीजल, एटीएफ को ले आते हैं जीएसटी के दायरे में, तो उसकी भरपाई कैसे होगी, ये राज्यों की एक बड़ी चिंता है। यही कि राज्यों की तरफ से थोड़ा सा विरोध रहता है। अंशुल जी? नहीं, बिल्कुल चिंता है। और यहाँ पर जो एक तरह से जो हमारे जो कर की जो व्यवस्था है वो ये इस पे आधारित है कि कैसे हमारे जो सरकार जो रेवेन्यू आ रहा है उसका बंटवारा कैसे हो राज्य में और केंद्र सरकार के बीच में। जीएसटी में एक व्यवस्था आई, एक विकृत व्यवस्था आई, लेकिन आई तो यहाँ पर। और फिर मुझे नहीं लगता सेस वो वैसे भी अगले साल अगर जो खत्म होने वाला है वो उसको खत्म नहीं होने देंगे, उसको बढ़ाते रखेंगे, क्योंकि अच्छा खासा पैसा तिजोरी में आ रहा है। और वो प्रिंसिपल अमाउंट जो कंपनसेशन और ये सब का देना था, कहाँ से देंगे? उनके पास तो वो तबीयत है नहीं, वो जानकारी है नहीं कि पैसा और कैसे कमाएं। ये इस सरकार को तो पता नहीं है कि अपनी तिजोरी कैसी भरनी चाहिए। वो तो गरीबों से लेते हैं पैसा, उनकी जेब में हाथ डालकर, और बड़े बड़े कारोबारियों को फायदा करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अच्छी कुछ बातें यहाँ पर अच्छी उभर के आई कि यहाँ पर फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। और एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि जीएसटी में जो फ्रॉड की वजह से 2 लाख करोड़ का एक नुकसान हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है, और हम बुनियादी सवाल पे इसलिए आते हैं क्योंकि लोग फर्जी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं जो जानते हैं इस जीएसटी के खेल को और फ्रॉड कर रहे हैं। और सब बात आती है टेक्नोलॉजी की चुनौती पे
कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर कितना जरूरी है। आपने तो जो छोटे उद्योग थे उनको तो बिल्कुल खत्म कर दिया, वो लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास जेब में पैसे नहीं थे, मांग कम हो गई, उत्पादन कम हुआ, बेरोजगारी हुई, मांग कम है तो इसीलिए जीएसटी और भी कम होता जाएगा। तो ये एक ऐसा नहीं है, अब हमारी सारी अर्थव्यवस्था तो जुड़ी हुई है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि जीएसटी पे बात करिए लेकिन हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था की जिक्र ना करिए। ये बहुत सारी एक व्यापक समस्या है और जीएसटी एक इसका हिस्सा है। जीएसटी और फिर भी जीएसटी एक मुकम्मल एक मतलब एक एंड नहीं है, वो एक प्रोसेस होता है कि अपने टैक्स स्ट्रक्चर को कैसे रैशनलाइज करें और बेहतर कैसे बनाएं, इसको संशोधन कैसे हो। हमारा ये मानना है और मैं ये बार बार कह रहा हूं, जब तक व्यापक संशोधन इस पे नहीं आएगा, इसका पूरा आकार नहीं बदलेगा, इसमें कोई भी उन्नति हो नहीं सकती। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, 2-3 बातें निकल कर सामने आई, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहूँगा कि एक तो भट्टाचार्य साहब ने कहा, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने करीब से देखा भी है कि कंसेंसस बिल्डिंग की जो कोशिश होनी चाहिए थी शायद उतनी कोशिश नहीं हो पा रही है। और दूसरा कि हम लोग पेट्रोल, डीजल, एटीएफ जैसे चीज़ों को जितना जल्दी से हो जीएसटी के तहत लाने के लिए कोशिश यहाँ पे करें, ताकि आधी समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी कि रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए लक्ष्मण जी, ए के भट्टाचार्य जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनके आर्टिकल भी पढ़ता हूँ पहले भी। तो मैं पहली बात सेकंड प्रश्न का पहले जवाब दे दूं कि हम जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने के लिए बिल्कुल केंद्र सरकार ने कहा है कि हम तैयार हैं। एक कंसेंसस फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स को इसमें ऑन बोर्डिंग की ज़रूरत है। उनके इश्यूज हैं वो जो भट्टाचार्य जी ने और भी महत्वपूर्ण बात कही जिसको हम सब जानते हैं कि वो जो है कंपेंसेशन कैसे होगा। पहले जब जीएसटी लेके आए थे 16 में 5 साल के लिए बात थी, लेकिन स्टेट्स की बहुत डिमांड के बाद फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हुए हम लोगों ने उसको एक्सटेंड कर दिया था 5 साल के लिए। तो ये बात है। और फिर इसीलिए टोबैको और टॉक्सिक जो है अल्कोहलिक चीज़ों पे 35% का एक स्लैब सरकार ने रिकमेंड किया है। अल्टीमेटली जीएसटी काउंसिल इस बात को देखेगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो कंसेंसस बिल्डिंग है वह तो हर चीज में पॉलिटिकल, जब आप रियलिटी को आप पॉलिटिकल एम से क्रिटिसाइज करोगे, इकोनॉमिक इश्यूज को, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी आप पॉलिटिकल नजरअंदाज नजरों से देखोगे, अपोजिशन को खासकर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चाहे वो फार्मर्स बिल हो, चाहे सुन रहे हैं लेबर के रिफॉर्म्स हो, इन चीजों में तो कम से कम देश हित में खड़े रहिए ना। ये जो देश की अर्थव्यवस्था जिस मुकाम पे इस वक्त खड़ी हुई है वो एक पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल एक अच्छे मुकाम पे भी है। उसको रियलाइज करने के लिए तो कलेक्टिव विल चाहिए ना। हम तो अपोजिशन को भी कहते हैं भाई इकोनॉमिक इश्यूज को आप इकोनॉमिक एंगल से देखिए, और जो समझदार लोग हैं इकोनॉमी के, उन चीजों उसकी पेचीदगियों के कारण आप उस बाल की खाल निकालते रहेंगे तो हम डिस्कस ही करते रहेंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे। आपका सजेशन है जीएसटी में कुछ इंप्रूव करने के लिए, हम तैयार हैं, हम अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। हम तो ये तक कहते हैं कि आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन को इतने बड़े बड़े लेवल पे अमेंडमेंट किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीजों में भी आपने इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए। अब हम लोग गोपाल जी आप किसी और डायरेक्शन में डिबेट को ले जा रहे हैं, उस पर अलग से हम लोग चर्चा करते भी रहे हैं, लेकिन यह है कि बिल्कुल आप तैयार हैं, अपोजिशन का स्वागत है। अपोजिशन को आपने न्योता भी दे दिया कि कंस्ट्रक्टिव सजेशन लेकर के आएं और आर्थिक मुद्दों पर कम से कम राजनीति ना की जाए। लेकिन राजनीति है तो हर जगह होगी, लेकिन हाँ ये अपेक्षा जरूर की जाएगी कि राजनीति भी होते रहे लेकिन धीरे से काम भी चलता रहे, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिससे हम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको देखते हैं, कारोबारी देखते हैं और पूरे अर्थव्यवस्था की नींव इससे जुड़ी हुई है। तो मैं आप सही मेहमानों का इसी बात के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा कि आगे जब हम मिलें तो शायद जीएसटी आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। और हमारे शो में अपना समय देने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।